नमस्कार दोस्तों, किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बलराम जी की श्रेष्ठ कहानी पालाधारी। तो आइए कहानी सुनते हैं। रेमू से थोड़ा आगे वे तीनों लड़के सगरा तक पहुँचे थे। सगरा ताल कहा जाता है कि बहुत पुराना है, दानवीर राजा मोरध्वज के जमाने का। तब बहुत गहरा था, इतना कि हाथी डूब जाए। एक बार दुर्वासा ऋषि जैसा क्रोधी कोई साधु वहां से गुजरा। पुरीन के पत्तों पर पारे की तरह झलमलाते जल को देखा तो तट पर बैठ गया और झुककर अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। लेकिन यह क्या, कमंडल उसके हाथ से छूटा और गड़प के आवाज के साथ जल में डूब गया। उधर से राजा मोरध्वज का हरकारा आ रहा था। साधु ने उससे कहा, ताल में मेरा कमंडल डूब गया है, निकाल दे। साधु की बात सुनकर हरकारे ने कहा, ताल बहुत गहरा है, मैं डूब जाऊंगा। हरकारे का जवाब सुनकर साधु के नथुने फड़के और चेहरा तमतमा उठा। ताल को तो सुखाकर उसने खाक कर दिया और हरकारे को भस्म कर शाप दे दिया कि प्रेत बनकर जन्म जन्मांतर तक इस ताल के आसपास भटकता रह। कहते हैं तभी से वह हरकारा प्रेत बनकर सगरा ताल के आसपास भटक रहा है। किसी ने उसे बछड़े की शक्ल में देखा तो किसी ने भैंसे के रूप में। कुछ लोगों के पीछे पड़ा तो उनकी जान ले ली। कुछ एक लोगों को सिर्फ दिखला ही पड़ा, बोला कुछ नहीं। जितने मुंह उतनी बातें। सगरा ताल के इस प्रेत के कारण इधर के गांवों में राजा मोरध्वज की कहानी सबकी जुबान पर है। मोरध्वज की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने सिंह का रूप धारण किया और अपने भोजन के रूप में उनके पुत्र को मांगा। रानी के साथ आरे से राजा मोरध्वज ने काट दिया था अपना लाडला पुत्र। आरे से पुत्र को काटते हुए राजा मोरध्वज और उनकी रानी की तस्वीरें गांव की अधिकांश चौपालों में हैं। हेमू के चौपाल में भी एक है। सगरा ताल से थोड़ी ही दूर पर हेमू का गांव है दामपुर कला। गांव से 3 किलोमीटर दूर ग्राम में विद्यापीठ अचलगंज पढ़ने जाते हैं। वे चारों, गेंदनलाल, रामचरण, गयादीन और हेमू, वे तीनों आगे आ गए थे। उनसे पीछे हेमू नोन नदी पार कर रहा था, घुटनों तक अपना पाजामा समेटकर। कंधे में झोला लटका था जिसमें उसकी किताबें थी, कापियां, दवात और फोल्डर वगैरह। साथियों से हेमू के पिछड़ जाने की वजह से उसकी मॉनिटरिंग दर्जा 7 का मॉनिटर है वह, और अब बाल सभा का इंचार्ज भी। इस नाते अन्य लड़कों की अपेक्षा उसकी जिम्मेदारियां कुछ अधिक है। कुएं पर पड़ी रस्सी बाल्टी चपरासी से उठवाकर स्टोर रूम में पहुंचाना। कोई कुर्सी मेज या स्टूल बाहर तो नहीं रह गया, टाट पट्टियां मैदान में तो नहीं छूट गई, खिड़की का कोई दरवाजा तो खुला नहीं रह गया, आदि आदि देखना। किसी दिन बाल सभा का विशेष कार्यक्रम हो तो उसके सामान की लिस्ट बनवाकर प्रधानाचार्य से सब कुछ समझाना वगैरह। 20 तरह के काम। छुट्टी का घंटा बजने के बाद प्रधानाचार्य के कमरे में सब अध्यापक कुछ देर बैठकर ही बाहर निकलते हैं। मॉनिटरों को भी तभी फुर्सत मिल पाती है, हेमू को भी। इसलिए वह साथियों से पीछे रह जाता है, कभी दौड़कर और कभी कुछ देर तेज चलकर वह नदी तक उसके साथ आ जाता है। ग्राम में विद्यापीठ प्राइवेट है, इसलिए 7वें दर्जे वालों की छुट्टी अब 8वें वालों की तरह देर से होने लगी है। नोन नदी तक आते आते सूरज डूबने लगता है और तब घनी पातों वाले अरहर के खेतों के बीच से गुजरते हुए उन्हें बहुत डर लगता है। उन तीनों की अपेक्षा हेमू निडर है और साहसी भी। पढ़ने में भी न सिर्फ उन तीनों से बल्कि दर्जे भर में सबसे तेज है। इसलिए 6ठे दर्जे से ही मॉनिटर रहा और 7वें में पहुंचकर बाल सभा का उपसभापति चुना गया।
सभापति 8वें दर्जे का लड़का था। बोर्ड के इम्तिहान देकर वह चला गया तो सभापति का चार्ज हेमू को मिल गया। गांव के उसके तीनों साथी ऊपर से तो नहीं पर अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या करते हैं और स्कूल से लौटते समय 10-5 मिनट रुककर उसका इंतजार नहीं करते। हेमू प्रायः पीछे छूट जाता है। आज भी छूट गया था। स्कूल में तो उसका नाम हेमचंद चलता है पर गांव भर के लोग उसे हेमू कहते हैं। वे तीनों हेमू से थोड़ा आगे सगरा ताल के पास तक पहुंचे थे। वहां उन्हें छोटी सी आकृति दिखी, मेमने जैसी। उनके पदचाप की आहट शायद उस तक पहुंच गई थी। भ्या की आवाज हुई तो तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। कलेजा धक धक करने लगा। जहां के तहां खड़े हो गए वे। काटो तो खून नहीं। पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी और पसीना छूट गया। धीरे धीरे आकृति उनकी ओर बढ़ चली। दहशत के मारे तीनों के तीनों कांपने लगे। साधु द्वारा भस्म हरकारे का प्रेत है यह, उन्होंने सोचा। पीछे पलटे और नोन नदी के तट पर बसे गांव मकरंदापुर की तरफ भाग चले। पदचाप तेज हुए तो आकृति भी तेज चाल से उनके पीछे लग गई। तब तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यह प्रेत ही है। साधु द्वारा भस्म राजा मोरध्वज के हरकारे का प्रेत। और यह विश्वास होते ही वे भागने लगे। उनके पीछे पीछे मेमने जैसी वह आकृति भी। मकरंदापुर से उनके गांव धामपुर कला तक का इलाका समतल नहीं है। उत्तर पूर्व का क्षेत्र जरूर ऐसा है जहां बम्बा है और हर तरह की फसलें होती है, पर मकरंदापुर तक का उबड़ खाबड़ क्षेत्र किसी पठारी इलाके जैसा लगता है जहां पर सभी फसलें नहीं होती। ज्वार, बाजरा, अरहर या फिर सरसों, राई और चटरी मटरी ही होती है। खरीफ की फसल में अधिकांश लोग अरहर और ज्वार मिलाकर बो देते हैं। हरी या सूखी करबी काटकर पशुओं को खिला दी जाती है, परंतु अरहर खड़ा रह जाता है चैत तक पकने के लिए। अरहर तब कटता है जब रबी की सारी फसल कटकर खलियान तक पहुंच जाती है। घनी पांतों वाले अरहर के इन्हीं खेतों के बीच से होकर उनका रास्ता है। पतली पतली मेड़ों से गुजरता हुआ मीलों तक चले जाओ और किसी चिड़ै चुनगुना के दर्शन तक न हो। दिखे भी तो खरगोश, लोमड़ी, सियार, भेड़िए या फिर बगरे। बघरे के तो नाम से ही उनकी रूह कांप जाती है। कभी सियार, कभी भेड़िए और कभी बघरे उनका रास्ता काट जाते हैं तो वे सिहर उठते हैं। हालांकि आज तक किसी जानवर ने उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की, फिर भी भेड़िए और बघरे बच्चों को खा जाते हैं। यह सुना और देखा हुआ मंजर उनके लिए खौफनाक मंजर तो है ही। और फिर तब तो और जबकि पीठ पीछे सूरज डूब रहा हो और कीड़े मकोड़ों की आवाजों के साथ अंधियारा गहरा रहा हो। इस तरह घनी अरहर की पांतों वाले सुनसान रास्ते से गुजरते हुए बड़ी बड़ी हिम्मत वाले कांप जाते हैं। फिर ये तो अभी बच्चे हैं, 13, 14 साल के। एक बार उन्होंने खेत में एक बघेरे को नन्हा सा बच्चा खाते हुए देखा भी था। उन्हें देखकर वह लहूलुहान बच्चे को मुंह में दबाकर भाग गया था और वे डर के मारे कांपते हुए एक दूसरे को पकड़कर गांव आए थे, बजरंगबली का सुमिरन करते हुए। पीछा करते प्रेत के डर से भागते हुए वे तीनों मकरंदापुर पहुंचे। इसके पहले ही हेमू उन्हें दिख गया। उसे देखकर वे रुके और फूलती हुई अपनी सांसें रोककर पीछा करती हुई आकृति की ओर इशारा करके बोले, प्रेत, सगरा का प्रेत। हेमू ने देखा मेमने जैसी कोई आकृति तेजी से उनके पीछे आ रही थी और उनके रुकते ही थोड़ी दूर पर रुक गई है।
प्रेत का नाम से हेमू का भी शरीर हिल गया। वे तीनों डर के मारे कांप रहे थे। हेमू ने भी एक बार की सोचा, हो न हो सगरा ताल का प्रेत ही हो और मेमने की शक्ल में छल कर रहा हो। उसने सुना था भूत प्रेत लोहे से डरते हैं। पास में चाकू छुरी हो तो कुछ बिगाड़ सकना तो दूर, पास तक नहीं फटकते। क्लास टीचर का कलम चीरने वाला चाकू उसके बस्ते में पड़ा है। उसको याद आया तो उसने झट से निकाला ही नहीं, खोल भी लिया। बस्ता गेंदलाल के हवाले किया और प्रेस से भिड़ने की हिम्मत जुटाने लगा। आसपास उसके तीनों साथी खड़े थे, इसलिए उसे उतना डर नहीं लग रहा था। अकेले होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। और फिर मकरंदापुर के लोगों की आवाजें उसके कानों में पड़ रही थी, इसलिए भी खुद को तैयार करने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। सीधे हाथ में खुला हुआ चाकू लेकर मेमने का कान पकड़ने के लिए वह पैतरे पर आ गया। जैसे जैसे वह मेमने की ओर बढ़ा, वैसे वैसे मेमना भी उसकी ओर बढ़ गया। और फिर हिम्मत जुटाकर हेमू ने उसका कान पकड़ लिया। एक तरफ तो मारे भय के उसका कलेजा दहल उठा, दूसरी तरफ कुछ भी न होने से उसे इत्मीनान हो गया कि यह प्रेत नहीं है। प्रेत होता तो चाकू के कारण घायल हो जाता। बचपन में उसे बताया गया था कि भूतों और प्रेतों के पांव उल्टे होते हैं और जमीन से 1 इंच ऊपर भी। हेमू ने मेमने के पांव देखे, वे सीधे थे और पूरी तरह जमीन पर थे। तभी उसे राजस्थान से आने वाले ऊंटों और भेड़ों के झुंडों का ध्यान आ गया। हेमू ने उसकी आंखें देखी, उन पर सफेद पर चढ़ी हुई थी। तब उसे विश्वास हो गया कि यह प्रेत नहीं मेमना है। अपने झुंड से बिछड़कर यहाँ भटक गया और इन लोगों ने इसे सकरा ताल का प्रेत समझ लिया है। ऐसे जानवरों को खुद की आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वे झुंड के अन्य जानवरों की पश्चात के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं और तब आहट के सहारे चलते रहने की आदत हो जाती है। कभी कभी ऐसे जानवर किसी झाड़ी, नाली या गड्ढे में उलझकर पीछे छूट गए तो फिर हमेशा हमेशा के लिए अपने झुंड से बिछड़ जाते हैं। ऐसे अंधे अपाहिज हुए जानवरों को झुंड मालिक जानबूझकर पीछे छूट जाने देते हैं और फिर वे किसी के द्वारा हलाल करके खा लिए जाते हैं। रबी की फसल लगभग कट चुकी थी और जैसा कि प्रायः हर वर्ष होता है, रबी की फसल कटते ही ऊंटों और भेड़ों के झुंड उत्तर भारत में आ धमकते हैं। इस साल भी आने शुरू हो गए थे। पहले गायों के भी आते थे, पर अब वे कभी कभार ही दिखते हैं। ऊंटों का आना भी कम हो गया है, भेड़ें ही अधिक आती है और फसल कटे खेतों को चरती हुई चली जाती है। जहाँ शाम हुई डेरा पड़ गया, सवेरा हुआ चल दिए। एक बार हेमू ने बूढ़ी अम्मा से पूछा था, इतनी भ्याणी कहाँ ते उठती है अम्मा? राजस्थान ते काहे? गर्मी माहून सुखा पड़ी जात है तो जानवर आदमी लग भूखन प्यासन मरन लागत है। तऊ हुई लोग अपन अपन जानवर लेके यही तन चले आवत है और जब लग पानी बरसत है घूमत फिरत फिरी अपने देश पहुंची जाते हैं। हेमू ने मेमने को गोद में उठाया और साथियों के साथ घर की ओर चल दिया। बप्पा के डर से उसने चाहा कि गेंदलाल मेमने को अपने घर लेता जाए। अगले दिन अम्मा से पूछकर वह उसे ले गया, पर अपने बाबा के कारण गेंदलाल ने इनकार कर दिया। रामचरण को भय था कि उसका काका रात में ही मेमने को हलाल कर देगा। गयादीन की चोपड़ी से भेड़िया उसे उठा ले जा सकता था। अंत में हेमू ने ही हिम्मत जुटाई। जो घर करीब आ रहा था, हेमू की धुकधुकी तेज हो रही थी। अम्मा और बूढ़ी अम्मा को तो वह मना लेगा, पर पप्पा के सामने उसकी जान सूख जाती है।
बप्पा ने हालांकि कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, पर उनका रोब भी कुछ ऐसा है कि अम्मा को छोड़कर कोई उनसे जुबान नहीं लड़ाता। न बड़े बप्पा, न अंती जीजी और न ही बूढ़ी अम्मा। छोटी मुन्नी जरूर उनकी मूछें मरोड़ देती है और वे कुछ नहीं कहते। हेमू सोच रहा था कि मेमने को देखते ही बप्पा भड़क उठेंगे, और हुआ भी यही। जब वह घर पहुंचा, बप्पा सानी कर रहे थे। उन्होंने घूर कर उसे देखा, फिर भी उनकी उपेक्षा कर देहरी लांघता हुआ वह आंगन में आ गया। खूंटे में बस्ता टांगकर इत्मीनान से खड़ा हो पाए। इसके पहले ही सानी की बाल्टी लिए बप्पा आ थमके। नापदान पर बाल्टी रखकर वे उसके करीब आए और पूछने लगे, कहाँ ते पकड़ी लाए? कहा, सगरा पर मिलेगा। यो तब ठीक है, लेकिन एका बांधियो कहाँ? आंगन माँ बंदो रही। बंदो तो रही, लेकिन हगी मुती तो गंदई की ना। तो का होई यो की गंद पाए के बेड़ना बरघवा घरे घुसी है और एहका उठा लही जाइए। कहा मुन्नवे का उठा लही जाए, कहकर बप्पा घिनौची पर रखी बाल्टी से मग्घे में पानी लेकर हाथ धोने लगे। इतने में हेमू को मौका मिल गया। अम्मा का हाथ अपने सिर पर रखकर उसने कसम दे दी और मेमना उनकी गोद में छोड़कर बाहर निकल गया। जब कभी बप्पा से हेमू का आमना सामना होता है तो अम्मा को सामने कर वह खिसक लेता है। मेमने को लेकर अम्मा अटारी पर चढ़ गई। बप्पा कुछ देर बड़बड़ाते रहे और मेमने को कसाई के हाथ बेच देने की धमकी देकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद लौटकर हेमू अटारी पर पहुंचा। दिए की रोशनी में मेमने की आंखों में जाला देखकर अम्मा उससे बोली, कहू ते कुंदूरी केरी पाती ले आओ। बुखार रसू डाले ते जाला कटी जाई। दीवार पर थोड़ा जोर डालते ही हेमू को याद आ गया कि गांव से बाहर शंकर जी का मंदिर है। मंदिर की पिछली दीवार पर बजरंगबली की मूर्त है। मूर्त के सामने कड़ेल का बिरवा है। कुंदरू की कुछ बेले उस पर छैली है। याद आते ही वह भागा तो फिर मंदिर के सामने जाकर ही सांस ली। सांस रोककर कड़ेल पर चढ़ा और चंद्रमा की रोशनी से कुंदरू की कुछ पत्तियां चुन ली। घर पहुंचकर अम्मा की मदद से उसने मेमने की आंखों में कुंदरू की पत्तियों का रस निचोड़ दिया। ओखली में पड़े चने के छिलके बूढ़ी अम्मा टोकरी में भर लाई और मेमने के सामने रख दिए, तो वह हफर हफर कर खाने लगा। रात में हेमू अटारी पर सोया मेमने के पास। अम्मा, बूढ़ी अम्मा, मुन्नी और अंती जीजी भी बगल में सो रही थी। जबई के अंदर बंद मेमने की खुरखुर होते ही हेमू चौकना हो जाता। मेमने को कहीं कुछ और न हो जाए, इस आशंका से उसे रात भर नींद नहीं आई। वह भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मेमने की आंखें ठीक हो जाए। वैसे अम्मा की बताई हुई दवा पर उसे पूरा भरोसा है। अम्मा गांव भर की घरेलू डॉक्टर जो है, किसी को कुछ होता है तो भागा भागा चला आता है अम्मा के पास, और अम्मा कुछ न कुछ बता ही देती है। पैर में ठूठा घुसाए तो गरम घी का फिहा रख दो। मोच आ जाए तो बिना बच्चे वाली औरत के चुटीले के धागे बांध दो। गसहरी विषरी हो जाए तो लहसुन बांट कर बांधो। पेट में शूल का दर्द उठे तो गुड़ और चूने की गोली बनाकर निकल लो। लाल लाल चकते वाली रिसिप्टी हो जाए तो सीरा में गेरू घेप कर चुपड़ा दो। एक हेट कर नन्हा बच्चा रो रहा हो तो हींग मिलाकर कड़वा तेल गर्म कर पेट पर मल दो, वगैरह वगैरह। 50 दवाइयाँ अम्मा को जुबानी याद है और गांव घर में यही दवाइयाँ चलती भी है। मेमने को जरूरत पड़ी तो बिना पूछे ही अम्मा ने बता दिया, कुंदरू की पत्तियों का रस।
अम्मा जैसी बताने वाली और हेमू जैसा लाने वाला। कोई और होता तो कल पर टाल जाता, पर हेमू को बूढ़ी अम्मा ने बचपन में ही रटवा दिया था, काली करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परलय हो गई फेरी करोगे कब। इसलिए अंधेरे के बावजूद हेमू गांव के से बाहर शंकर जी के मंदिर तक गया और कड़ेल पर चढ़कर कुंदरों की पत्तियां तोड़ लाया। रात में पेड़ पर चढ़ने की बात बप्पा को पता लग जाए तो आसमान सिर पर उठा ले। बप्पा रात में किसी को भी पेड़ पर चढ़ने नहीं देते। कहते हैं कि रात में पेड़ों पर भूत प्रेत सोते हैं। पेड़ पर चढ़कर जो उन्हें जगाता है उसे नीचे फेंक देते हैं और वह मर जाता है। पर हेमू को भूतों प्रेतों के अस्तित्व पर कभी विश्वास नहीं होता। मेमना कहने में अम्मा गड़बड़ा जाती तो उन्होंने मेमा कहना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद हेमू की तर्ज पर मेमा को मेमू कर दिया गया। बहुत दिनों तक बप्पा मेमने से कटे कटे रहे और उन्होंने उसमें कोई रुचि नहीं ली। हेमू द्वारा सिखाए जाने पर धीरे धीरे वह इशारों पर चलने लगा। मेमना अब मात्र मेमना नहीं रह गया था, मेमू बनकर घर के किसी नन्हे मुन्ने जैसा सबका खिलौना हो गया था। दरवाजे पर खड़ा हेमू उसे आवाज देता, मेमू, और फुदकता हुआ मेमू उसके पास आ जाता। रसोई में आटा गूंथती अम्मा उसे पुकारती तो वह रसोई में हाजिर हो जाता। बरोठे में पंखा जलती बूढ़ी अम्मा गुहार लगाती तो मेमू उनके आंचल में जा दुबकता। एक दिन मेमने के साथ चल रहे इस खेल में अनायास बप्पा भी शामिल हो गए। न जाने कैसे उनके मुंह से भी निकल गया मेमू, और फुदकता हुआ मेमू पास पहुंचकर उनके पैर चाटने लगा। फिर तो पप्पा से नहीं रहा गया, उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। सारा बैर, सारा गुस्सा खत्म हो गया। इसके पहले उन्होंने मेमू को कभी आवाज नहीं दी थी और बिना आवाज के वह कभी उनके पास गया भी नहीं। पशु था तो क्या हुआ, प्रेम और बैर के भाव तो पशु पक्षी भी समझ ही लेते हैं। बूढ़ी अम्मा जब कभी मेमू को नहला देती तो वह झग सफेद निकल आता। तब हेमू उसे खूब दुलारता, उसके मुलायम बालों को सहलाता, गोद में लेकर इधर उधर घुमाता, गले से लगाता और कोई तराना भी छेड़ देता। शुरू में मेमू जगह बेजगह हक मुक देता तो बप्पा बुरी तरह से उखड़ जाते, पर अब उसके हगने मुतने के स्थान तय हो गए थे। रघुनाथ टेलर ने मेमू को बताया कि कानपुर में उनकी बड़ी मिल है, लाल मुरली, जहाँ पर उनके धागे और गुच्छे बनते हैं, ऊनी कपड़े भी। कई बार अचलगंज के बाजार में हेमू ने उनके गुच्छों पर लाल इमली छपा हुआ देखा है। एक दिन वह रघुनाथ टेलर से कैंची मांग लाया और मेमू के शरीर की मुलायम मुलायम ऊन काटने लगा तो बूढ़ी अम्मा ने उसे टोक दिया, ई ऊन क्या का करी हो हेमू, लाल इमली बेचबे, ऊन का होई, ऊन की लच्छी बनी जाइए। फिर अंधी चीजी हमरी खातिर सूटर भी नहीं ध्याए। फिर तुम्हार अमार क्यार बप्पा क्यार, और फिर धीरे धीरे सबके सूटर बनी जाइए। हेमू की यह बात बूढ़ी अम्मा ने सुनी, बप्पा और अम्मा को बताई तो सबके सब मुस्कुरा दिए। रघुनाथ टेलर ने यह भी बताया था कि भारत से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए जो भेड़ें निर्यात की जाती है उनके बहुत पैसे मिलते हैं। इस बात ने हेमू की कल्पना को पर दे दिए और वह उड़ चला। जब मेमू बड़ा हो जाएगा तब वह उसे ऑस्ट्रेलिया भेजेगा। उससे जो पैसे मिलेंगे वह तमाम सारे मेमने खरीदेगा और जब उन्हें बड़ा करके बेचेगा तो उसके पास इतना पैसा हो जाएगा जितना कि गांव में किसी के भी पास नहीं होगा, और तब वह गांव का सबसे धनी आदमी हो जाएगा। अपनी यह योजना हेमू ने बूढ़ी अम्मा को बताई। बूढ़ी अम्मा ने जब उसकी अम्मा से कहा तो वह हंसती। अम्मा से होती हुई हेमू की योजना जब बप्पा तक पहुंची तो वे हंसे नहीं, गंभीर हो गई। उन्हें लगा कि जैसे पत्थर का कोई टुकड़ा उनका सिर फोड़ गया हो।
वे जो नहीं चाहते हेमू वही सोचने लगा है। भेड़ बकरी पालन जीवन यापन का निकृष्टतम साधन। हेमू की इस सोच की वजह है मेमू। सगरा ताल पर मिला मेमना, भेड़ का बच्चा। बप्पा ने सोचा और निर्णय कर लिया कि अब मेमने को एक दिन भी घर नहीं रखने देंगे, नहीं तो हेमू उस रास्ते पर चल पड़ेगा जिसे वो वर्जित कर चुके हैं। कर ही नहीं, उसे पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। 4 बीघे अच्छी और 14 बीघे नाले खाले की अंजर बंजर जमीन उनके पास है। किसी तरह से गुजर हो ही रहा है। पढ़ लिखकर हेमू कहीं अच्छी नौकरी ढूंढ ले तो घर का हुलिया बदल जाएगा, बप्पा ने सोच रखा है। पर मेमू ने हेमू की सोच ही बदल दी, और सोच बदल जाने से क्या नहीं हो सकता वे अच्छी तरह जानते हैं। खुद उनकी जिंदगी इसका जीता जागता सबूत है। तब वे 13-14 साल के रहे होंगे। हुकूमत अंग्रेजों की थी और उनके जैसे लोगों के पढ़ने लिखने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। पढ़ाई लिखाई ज्यादातर ब्राह्मण ही करते थे, कायस्थ या फिर कुछ और लोग जिनकी किस्मत अच्छी होती थी पढ़ लिख जाते थे। पर उनके जैसे अहीर गडरियों की किस्मत में पढ़ना लिखना नहीं होता था। उनकी किस्मत में तो अपना बचपन भेड़ बकरियों के साथ इधर उधर गुजार देना ही लिखा रहता था। सवेरा होते ही भेड़ बकरियों के साथ निकल जाते थे और इस हार से उस हार तक सिंगरी या महुए के पत्ते काट काट कर उन्हें खिलाते रहते। ओले पड़ते, चाहे धूप सिर चटकाती या बर्फानी हवाएं कनपटी तोड़ती, मुसलधार वर्षा कहर बर्पा करती या आंधी तूफान कनपटी से कनपटी बजाते, बप्पा को भेड़ बकरियों का झुंड संभालना ही होता था। भेड़ियों बघरों से उनकी रक्षा करनी ही होती थी। कई बार उन्होंने भेड़ियों बघरों से उन्हें छीन लिया। कई बार वे देखते रह गए और मेमनों को भेड़िए खा गए और उन्हें तब पता चला जब शाम को गिनती में कोई मेमना गायब मिला। एक मर्तबा मेमने को बचाने के चक्कर में भेड़िए ने उलटकर उन्हीं पर हमला कर दिया। यह तो गनीमत रही कि उधर रघुनाथ टेलर के काका आ गए, नहीं तो न जाने क्या होता। उस दिन तो वे इतना घबरा गए कि महीने भर के अंदर सारी भेड़ बकरियां अचलगंज के बाजार में बेच आए। 2 गायें ले ली और खेती बाड़ी संभालने लगे। वह दिन था कि आज का दिन है। उनके घर में कभी भेड़ बकरियां नहीं आई। एक तो उन्हें चराने का हाड़तोड़ काम, ऊपर से भेड़ियों बघरों का डर। बप्पा इस बात से ही उखड़ जाते हैं कि उनके घर में भेड़ बकरियां पाली जाए और उनकी किसी संतान को उनकी तरह जंगल जंगल भटकना पड़े। देश के आजाद होने के बाद शिक्षा का महत्व उनकी ही नहीं हर आदमी की समझ में आ गया है। बिना पढ़े नर पशु कहावे। नौकरी न भी मिले तो भी बप्पा चाहते हैं कि उनके बाल बच्चे उनकी तरह गवार न रहे। आजादी ने कुछ और दिया हो न दिया हो, पर देश के हर बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई के दरवाजे तो खोल ही दिए हैं। अब वह किस्मत का नहीं, माँ बाप और बच्चों के कर्म का लेखा ही हो गई है। और फिर हेमू तो दर्जे में हमेशा अव्वल रहता है, इसलिए भी बप्पा कतई नहीं चाहते कि हेमू का मन पढ़ाई के अलावा किसी और काम में रम जाए। वे देख रहे थे कि जब से मेमू आया है अपनी पढ़ाई की उपेक्षा कर हेमू उसमें कुछ ज्यादा ही रुचि लेने लगा है। इसी आशंका में बप्पा ने पहले दिन ही मेमना लाने पर हेमू का विरोध किया था। अन्यथा मेमना पकड़ने का पूरा किस्सा जानकर उनका मन हुआ था कि हेमू को छाती से लगा ले, उसकी हिम्मत की दाद दे और पीठ ठोककर उसका हौसला बुलंद करे। लेकिन हेमू की योजना जानकर उनका मन आशंका के सैलाब में डूब गया। घर में यदि मेमू रहा तो उनके किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सोचते हुए पप्पा ने निर्णय कर लिया कि रात में वे मेमने को चुपके से बम्बा पार छोड़ आएंगे।
सब लोग सोते रहेंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और सुबह तक कोई जानवर मेमने का काम तमाम कर देगा। रात के 12 बजे होंगे। वे चोरी की तरह उठे और मेमू को गोद में लेकर चल दिए। बम्बा पार कर उन्होंने उसे एक गड्ढे में ढकेल दिया और पीठ पीछे मुड़कर घर की ओर भाग खड़े हुए। एक दो खेतों की मेढ़े ही पार कर पाए होंगे कि मेमना भागकर उनसे आगे निकल गया। वे रुक गए तो मेमना भी रुक गया और फिर पास आकर उनके पैर चाटने लगा। गुस्से में उन्होंने उसे कसकर लात जमा दी तो वह घुस मिड़ियाकर गिर पड़ा। वे उसे फिर वापस ले चले और एक गहरी खंती में फेंक दिया। काफी दूर से घूमकर घर की तरफ थोड़ा ही चले होंगे कि मेमना फिर उनके पीछे था। इस बार मेमने पर उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने उसे लात भी नहीं जमाई। इसमें इस बेचारे का क्या दोष सोचते हुए उसे अपने पीछे आने दिया और घर जाकर बरोटे में खूंटी से बांध दिया और सवेरा होते ही घोषणा करती कि आज से मेमू का सारा काम वे खुद करेंगे। हेमू उसे छुएगा भी नहीं। हेमू कुछ नहीं करेगा। हेमू सिर्फ पढ़ेगा, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। बॉम्बे में धामपुर कला के लिए अलग से कुलाबा नहीं है। किशुनपुर के साजे में है, किशुनपुर के पास। हफ्ते में 4 दिन का पानी जाता है किशुनपुर और 3 दिन का आता है धामपुर कला। धामपुर कला से कुलाबा इतनी दूर है कि गांव के आधे से अधिक खेतों तक उसका पानी पहुंच ही नहीं पाता। वे राम भरोसे बोए और काटे जाते हैं। एक भरोसा और है चंदरोज कुलाबे का, जो धामपुर कला के ठीक सामने है, लेकिन उसका चलना न चलना निर्भर करता है पतरावल हरिराम की मेहरबानी पर। हरिराम की मेहरबानी का मतलब है 3 रुपये फी बीघा अलग से उसकी नकद भेंट पूजा। पहले 1 रुपया फी बीघा पड़ता था। इमरजेंसी में 2 रुपये फी बीघा हो गया और इमरजेंसी हट गई तो उसने 3 रुपया फी बीघा की मांग की, लेकिन तब लोग निडर हो गए। उन्होंने सिंचाई विभाग के ब्रांच ऑफिस से लेकर हेड ऑफिस तक शिकायत पहुंचा दी। शिकायत से कुछ और तो नहीं हुआ, पर 22 साल पुराना चंदरोजा गुंजा लगवाकर बंद करवा देने की बजाय उखड़वाकर ब्रांच ऑफिस पहुंचवा दिया गया। जबकि 22 साल से चलते पुराने और मुस्तकिल हो चुके चंदरोजा कुलाबे को उखड़वाकर पूरे गांव की फसल को सुखा देने का अधिकार बड़े से बड़े अफसर को भी नहीं है, पर इंजीनियर और अफसर प्रति माह मिलने वाली डली के कारण ऐसी शिकायतों की रद्दी की टोकरी में फेंकने के आदी हो गए हैं। परिणाम जो होना था वही हुआ। कुछ खेत बिना पानी के सूख गए, कुछ कम पानी मिलने के कारण हल्के पड़ गए और ऐसे खेतों में हेमू के बप्पा के खेत भी थे। पानी की कमी से फसल हल्की पड़ी, सो पड़ी जो कसर बाकी रह गई थी ओलों ने पूरी कर दी। आधी से अधिक दाने खेतों में ही छिटक गए। बप्पा के साथ जितना अनाज लगा वह 2 महीने भी चलने वाला नहीं था। बप्पा माथा पकड़कर बैठ गई। एक दिन रेडियो ने बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जिन इलाकों में ओलों से फसलें क्षतिग्रस्त हुई है वहां के किसानों से सिंचाई लगान की वसूली में जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अन्य किसानों के साथ हेमू के बप्पा ने भी राहत की सांस ली और जनता सरकार की किसान परस्ती की प्रशंसा में पुल बांध दिए। मुख्यमंत्री की घोषणा के कुछ दिन ही बाद किसानों के पास सिंचाई और लगान वसूल करने वाले अमीनों के हरकारे पहुंच गए। मुख्यमंत्री की घोषणा का उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास लिखित आदेश नहीं पहुंचे थे। इसलिए वे किसानों के पास पहुंचे और समय से पहले पहुंचे। जो किसान सिंचाई लगान दे सकते थे एक एक कर दे आए। जो नहीं दे सकते थे उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखकर एमएलए को दिया कि मुख्यमंत्री तक पहुंचा दे।
पर हफ्तों तक कोई जवाब नहीं आया। अमीन का हरकारा जरूर अपनी गुहारों से बिना नागा उन किसानों की नींद हराम करता रहा जो सिंचाई और लगान नहीं दे पाए थे। कुर्की और वारंट की बातें होने लगी। कोई कहता कि नए कानून के चलते कुर्की नहीं हो सकती, कोई कहता कि जेल हो जाएगी, कोई कहता कि कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री सिंचाई लगान माफ कर देंगे। हेमू के पप्पा को नया कानून तो नहीं मालूम था, पर पुराना कानून उन्होंने देखा था कि किसानों को उनके खेतों से बेदखल तक कर दिया जाता है। पप्पा सोच नहीं पा रहे थे कि करे भी तो क्या, अनाज बेचकर सिंचाई लगान चुका भी दे तो अगली फसल तक खाएंगे क्या। उस दिन पप्पा इतने गुमसुम हो गए कि खाना तक नहीं खाया। शाम को मुन्नी जब उन्हें खाने के लिए बुलाने लगी तो भी उन्होंने इनकार कर दिया। लौटकर मुन्नी ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, बप्पा दोपहरी का खाना नाई खाओ तेनी, अबू नाई खा रहे हैं, की बात हो ही गई है। परेशान है बिचारो, काहे लगान सिंचाई का रुपया नहीं है, लंबरदार क्या कर्जव देखा है, अपने खेतवन लग पानी तक पहुंचो नहीं रहे, फिर सिंचाई कैसी आई है, यो तो पतरावल और अमीने जानी। बप्पा दे तो इनकार काहे नहीं करी देते हैं, जेहेली न होई जई। तब पप्पा सोमनाथ काका की नाई चेहली काहे नाई चले जाते हैं। अम्बोन मुन्नी के इस प्रश्न ने बूढ़ी अम्मा को निरुंतर कर दिया और वे सोचने लग गई कि अंग्रेजी राज और गांधी के इस रामराज में क्या फर्क है। बहुत सोचने पर भी कोई खास फर्क उन्हें नजर नहीं आया। गांव वालों की जिंदगी में तो आज भी वही बदहाली और पुलिस अमीन का आतंक व्याप्त है। स्कूल से पढ़कर लौट रहे थे बेचारों गदनलाल, रामचरण, गयादी और हेमू। मोहनपति का पाठ दूर पीछे छूट गया था और सगरा ताल की सरहद छोड़कर वे अपने गांव के करीब आ गए थे। उन्हें घर पहुंचने की जल्दी थी। भूख जो लग रही थी चोरों की। सुबह 9 बजे के खाए थे और अब सांझ गिरने को थी। नाच रही थी उनकी आंखों में भोजना की मोटी मोटी रोटियां और अरहरी की गाड़ी गाड़ी दाल। घर पहुंचते ही उन्हें रोटियां न मिले ऐसा कभी नहीं होता। उनकी माओं को अपने छोनों की भूख का पता रहता था। हर हालत में दोपहर को इतना खाना बनाती है कि उनके लिए दाल और 2-4 पनेथियां बची जाए। उन्हें वे चौके की पीढ़ियों में रखकर ही खेत खलियान जाती है। स्कूल से लौटने पर वे भी इंतजार नहीं करते कि कोई आकर उन्हें परोसे। फूटे में बस्ता टांगते हैं, लोटा उठाकर गिनौची पर रखे खड़े से पानी लेकर हाथ पांव धोते हैं और खाने पर टूट पड़ते हैं। हेमू के घर के पिछवाड़े से आता हुआ बुद्धन कसाई उन्हें दिखाई पड़ता। उसकी गोद में मेमना था। हेमू ने देखा उसका मेमू है। पल भर के लिए हजारों हजार बिजलियां हेमू के सामने चमचमा उठी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि बुद्धन कसाई के हाथों में उसका मेमू क्यों है। खड़ा बुद्धन कसाई का गंडासा चलेगा और फिर सवेरे तक मेमू के टुकड़े गांव गांव बिक जाएंगे। मेमू को वह इस तरह नहीं मरने देगा। उसने क्षणार्ध में निर्णय ले लिया। एक बारगी तमाम सारे दृश्य उसकी नजरों से गुजर गए। पानी के जहाज पर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होता चक भक मेमू, लाल इमली में मेमू की ऊन से बनती लच्छियों से सुटर बनती अंती जीजी और फिर हेमू का बस्ता गेंदर लाल के हाथ में चला गया। चीते की सी फुर्ती न जाने कहां से आ गई दिन भर के भूखे प्यासे हेमू में। वह बुद्धन कसाई पर झपटा और मेमू को इस तरह छीन लिया
जैसे बघेरे के जबड़ों में फंसे अपने बेटे को छीन लिया हो। हक्का बक्का रह गया बुद्धन कसाई और हेमू के तीनों साथी भी। बुद्धन कसाई जब तक कुछ सोचे समझे तब तक हेमू काफी फासला तय कर चुका था। दुआरे की चारपाई पर बप्पा बैठे थे, मैले कुचैले नोट हथेली में दबोचे हुए। मेमू को गोद में लिए हाँफते हुए हेमू को उन्होंने देखा तो अचंभे में पड़ गए। सांस रोककर वह बप्पा से कुछ कह पाए इसके पहले ही बुद्धन आ खड़ा हुआ और तब बप्पा को समझने में ही देर नहीं लगी कि माजरा क्या है। मालिक, बुद्धन कसाई उनसे कुछ कह पाए इसके पहले ही कठोर लहजे में उन्होंने हेमू से कहा, मेमा बुद्धन का दही दे नहीं काहे मेमू कसाई के घर न जाई। तब नहीं था वो न हम कहत हन सरू चुपे दई दे नाही तब याके राफट मा दिमाग सही होई जाई। मेमू का हम लाए रखन ये का हम पालो है इयो हमारा है। मेमू के बाप हम कहत हन ई दई देव न देवे। हेमू के स्वर में दृढ़ता थी। मेमू की खातिर पहली बार उसने हिम्मत की थी। उसके स्वर की दृढ़ता ने बप्पा को अंदर तक हिला दिया। मारे क्रोध के उनके नथुने फड़क उठे और जबर हाथ हवा में लहराकर हेमू के गाल पर जा पड़ा। तड़ाक! हेमू इसके लिए तैयार न था। वह लड़खड़ाकर खूंटे पर जा गिरा। उसका माथा फूट गया और खून की धार बह चली। मेमू छिटककर अलग जा गिरा, जिसे उठाकर बप्पा ने फिर बुद्धन कसाई के हवाले कर दिया। उसके तीनों साथी चुप खड़े तमाशा देख रहे थे। मेमने को लेकर बुद्धन पिछवाड़े की डगर निकल गया और बप्पा नंबरदार के घर की तरफ चले गए। दरवाजे की ओर परोठे में खड़ी अम्मा बाहर आई और हेमू के माथे का खून पोंछती हुई बोली, लंबरदार क्या कुछू कर जा रहे हुई दिन उनते लई कई लगान सिंचाई दीनी के रहे दे क्या वादा रहे बप्पा दई नहीं पाए तो उन्हें आज लंबरदार उल्टा सीधा बकीके रहे। संजा वक्त बुद्धन आ गया तो बप्पा मेमू का बेची दिही कहते हुए अम्मा खुद रुआसी हो उठी। अम्मा की बात सुनते हुए हेमू की नजर चौपाल में टंगी तस्वीर पर जा अटकी। राजा मोरध्वज रानी के साथ आरे से अपने पुत्र को काट रहे हैं और फिर कुछ पल बाद हेमू की नजर नीचे चली गई। अम्मा के पैर खाली थे, उनकी पायलें भी उतर गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी थोड़ा भी प्रभावित कर पाई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और अपनी राय कमेंट में लिखना न भूलें। शुक्रिया।